हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। देशों द्वारा एक दूसरे देशों की नीतियों का विरोध जताने के कई सारे तरीके होते हैं। उन्हीं में से एक तरीका जो हाल के दौर में अपनाया जा रहा है, हालांकि इसके पहले भी अपनाया जाता रहा है, लेकिन इस वक्त जो हालिया खबर हमें बताती है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने बीजिंग में 2022 में होने वाले ओलंपिक खेलों का, खासकर विंटर ओलंपिक खेलों के बहिष्कार किए जाने की बात कही है और उसकी घोषणा कर दी है। ऐसे में यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम में सवाल बनाया जा सकता है कि ऐसे बहिष्कार का क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। देशों द्वारा क्या ऐसे बहिष्कार किए जाने से अपनी नीतियां बदल दी जाती हैं, या फिर इसका दबाव कितना बनता है, या फिर इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वह है बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार और इसके मायने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से बहिष्कार किए जाने की खबर है। न्यूज़ को अभी हम देखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक आयोजित किया जाना है 2022 में, उसके क्या प्रमुख हाइलाइट्स हैं, क्या प्रमुख बातें जानने लायक हैं। इसके अलावा राजनयिक बहिष्कार क्या होता है, कैसे इसे किया जाता है, इससे क्या कारण हो सकते हैं, यानी यूएस की तरफ से यदि ऐसा कोई बहिष्कार किया जा रहा है, खासकर जिसका प्रभाव वहाँ के एथलीट्स और विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ेगा, तो उसके क्या कारण हैं, कारण क्या दिए गए हैं, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इसके पहले क्या कभी ऐसे बहिष्कार किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो उनका क्या प्रभाव रहा है, उनको भी जानेंगे। एक निष्कर्ष के रूप में इसको समअप करेंगे और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। चूँकि यह विषय जीएस पेपर 2 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड और उसके प्रभावों से जुड़ता है, इसलिए इसे लिखने का अभ्यास कीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा इंटरव्यू जैसे सेक्शन में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, चूँकि एक ज्वलंत मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक खेल जो कि बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं और देशों के बीच में एकता को बढ़ाने के सूचक होते हैं, ऐसे में उनका बहिष्कार किया जाना कहाँ तक सही होगा, इस कदम की भी आज चर्चा करेंगे। न्यूज़ है द डिप्लोमेटिक बाइकॉट ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, तो बीजिंग विंटर ओलंपिक जो 2022 में आयोजित किए जाने हैं, खासकर 4 से 20 फरवरी तक, इनके जो है विरोध में बात कही जा रही है। तो आयोजन जब होगा तब इस ओलंपिक से संबंधित कुछ जो भी महत्वपूर्ण खबरें आएंगी तो हम तब भी उनको कवर करेंगे और जो भी बात होंगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक जो प्रमुख बात जान लीजिए अभी के लिए, इसका जो शुभंकर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका नाम रखा गया है बिंग ड्वेन ड्वेन, जहाँ मंदारिन भाषा में बिंग के कई मतलब होते हैं, लेकिन एक मतलब इसका होता है बर्फ़, जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, बहुत मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा जो ड्वेन ड्वेन शब्द है, इसका मतलब बच्चों से लिया गया है जो बहुत जीवंत होते हैं, तो शुभंकर इसको रखा गया है। ये कुछ मोटी बात हुई। अब बात करें बहिष्कार की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब इस बहिष्कार की घोषणा की, राजनयिक बहिष्कार की, तो उसके साथ कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी तुरंत इसको फॉलो किया और ऐसी ही बात इन्होंने भी कह दी। तो राजनयिक बहिष्कार शब्द चर्चा में आ गया। क्या है? पहली बात जान लीजिए कि राजनयिक बहिष्कार में ये बात छुपा है कि वह किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश के साथ बनाए गए राजनयिक संबंधों को प्रभावित करेगा और राजनीतिक कारण उसके पीछे प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। यानी हम कहें कि राजनीतिक रूप से जो कारण हैं उनके चलते किया गया बहिष्कार। तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये बहिष्कार जो है क्या पूर्ण बहिष्कार है? नहीं, पूर्ण बहिष्कार नहीं है। इस बार जो बहिष्कार किए जाने की बात कही गई है उसमें प्रमुख रूप से यूएस के केवल सरकारी अधिकारियों को भाग लेने से रोका जाएगा, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक रूप से वैश्विक स्तर पर जो भी सम्मेलन होते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि किसी भी देश के जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वे उसमें भाग लेते हैं। ऐसे में उनको रोका जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस या फिर देशों के बीच में जो भी बैठकें होती हैं उसके अलावा एक बड़ा इवेंट इसे माना जाता है जहाँ पर बड़े स्तर पर उच्च अधिकारी जा सकते हैं। इस आधार पर इसको रोका जाएगा। वैसे अगर इसकी परिकल्पना करें तो 1980 का दशक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जब एक बहुत बड़े स्तर पर ऐसा हमने बाइकआउट देखा और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो बहिष्कार के कारणों में जब पूछा गया यूएस से कि क्या कारण है बहिष्कार के, तो व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस
जो विज्ञप्ति जारी करते हैं, जो अधिकारी हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने इसके बारे में जो कारण बताया उसमें प्रमुख कारण चाइना के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों का जो अमानवीय तरीके से शोषण किया जा रहा है या फिर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको उन्होंने कारण बताया। इन कारणों में सामूहिक रूप से उन्हें हिरासत में लेना और उनकी जनसंख्या को कम करने के प्रयास करना, कुछ खबरें यहाँ भी आ रही हैं कि नरसंहार जैसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा नसबंदी जैसे कुछ प्रयोगों को अपनाया जाना, ठीक, गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल की जबरन उनके ऊपर थोपा जाना, उनके इंटरनेट को बाधित करना, उनसे जुड़ी जो गोपनीय व्यक्तिगत जानकारियां हैं उनको रैंडमली कभी भी चेक कर लेना, यानी कि गोपनीयता कोई बाकी नहीं। और वहाँ पर मौजूद जो मुस्लिम वर्ग अल्पसंख्यक रूप से मौजूद है, वो चाहे उइगर हों या कोई अन्य वर्ग हों, किसी अन्य देशों से संबंधित हों, उनके ऊपर भी ऐसी ही स्थितियाँ बन रही हैं। तो एक बड़ा आरोप ये लगता है चीन के ऊपर कि ऐसी स्थितियों में अगर इन चीज़ों की जांच की जानी है तो जांच किए जाने के आदेश देने चाहिए, या फिर अगर कोई बाहरी संस्था ऐसे आरोपों की जांच करना चाहती है तो चीन की तरफ से ऐसे आरोपों की जांच किए जाने की परमिशन नहीं दी जाती। ऐसे में यूएस की तरफ से ये जो उठाया गया कदम है, एक सांकेतिक रूप से दबाव का कार्य तो कर ही सकता है और भी इसके कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानने की ये भी है कि चीन के अंतर्गत चूंकि बहुत ही ज़्यादा सत्ता पक्ष मजबूत है चीन का, और एक केंद्रीकृत सरकार है जहां पर लोकतंत्र के नाम पर सभी अधिकारों को लगभग दबा दिया जाता है सरकार की नीतियों के तहत। तो ऐसे में ऐसा चीन जिस पर ना लोकतंत्र की व्यवस्था वहाँ मौजूद है, यानी ना जनता प्रभाव डाल सकती है, दबाव डाल सकती है, ना ही कोई बाहरी देश, तो ऐसे कुछ दबाव बनाने के यहाँ पर प्रयास है। इसके अलावा अगर हम ये पूछें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्यों नहीं वहाँ पर कोई दबाव डाल पा रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो उसका कहना है 2020 में उन्होंने बताया था कि चीन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पक्षकार नहीं है, ऐसे में ये चीन पर दबाव नहीं बना सकते किसी भी जांच का। इसी तरह एक और संस्थान है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएन का एक बड़ा अंग माना जाता है, तो उनके तहत अगर जांच करवाने की बात की जाए तो वहाँ पर एक मुद्दा ये फंसता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जिन मामलों की मंजूरी दे दी जाती है केवल वे ही इसके तक भेजे जाते हैं, आईसीजे तक। लेकिन चीन चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, ऐसे में चीन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को आसानी से वीटो कर देगा, क्योंकि खुद के खिलाफ तो जांच वो कराएंगे नहीं। तो ये एक बड़ा पक्ष यहाँ पर बनता है कि दबाव डालने के कुछ अन्य प्रयास। इसके अलावा जो क्षेत्र है अगर हम उसे देखें तो ये वाला क्षेत्र चीन का जो पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी हम कह सकते हैं प्रांत है। यहाँ पर बीजिंग, यहाँ पर ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है, वो ये वाला क्षेत्र है। और ये अगर नज़दीकी हम देखें तो येलो सी के नज़दीकी वाला क्षेत्र पड़ता है, जो यानी इसका पोर्ट होगा, इसके सबसे ज़्यादा नज़दीकी वाला है और पूर्वी भाग में मौजूद है। ठीक, कुछ और मुद्दे भी शामिल हैं, जैसे हांगकांग का मुद्दा, ताइवान का मुद्दा, जिसको लेकर यूएस या अन्य यूएस के सहयोगी देशों को आपत्ति है। एक क्षेत्रीय अस्थिरता का मुद्दा, चीन के बहुत सारे आक्रामक नीतियां हैं जिनको लेकर के दबाव बनाना जरूरी है। इसके अलावा एक और मुद्दे को लेकर के जो ओलंपिक के स्तर पर जो विरोध है वो तेज हो गया। एक वहाँ की स्टार हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं पेंग शुआई। तो पेंग शुआई ने वहाँ के एक टॉप लीडर पर, जो पूर्व वाइस प्रीमियर रह चुके हैं, झांग गाओली पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए सार्वजनिक रूप से। तो इंटरनेट पर इन्होंने जब ये पोस्ट डाली तो आरोप लगे, उसके बाद एक बहुत बड़ा पक्ष इनके विरोध में आया, और जब ऐसे आरोप लगने शुरू हुए तो इंटरनेट से सारे चीज़ों को हटा दिया गया और इनको भी सार्वजनिक रूप से दिखनाई बंद हो गई। यानी कि ऐसा कहा गया कि कहीं ना कहीं इनको अंडरग्राउंड किया गया। जब ऐसी स्थिति बनी तो बहुत सारे जो एथलीट्स थे उन्होंने बाइकॉट की मांग रखनी शुरू कर दी, बहुत सारे संगठन थे उन्होंने बाइकॉट की मांग शुरू कर दी कि चीन में होने वाला जो आयोजन है उसको छोड़ दिया जाए, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट ना करें, एक ऐसा देश जो जनसंहार कर रहा है वहाँ पर पार्टिसिपेशन ना किया जाए। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं हम कि जो वहाँ की प्रेस रिलीज़ है, जो मीडिया है जो सरकार के अंतर्गत, उन्होंने इनके कुछ शॉर्ट क्लिप्स डाले और ऐसा बताया गया कि नहीं अभी वो ठीक है सब कुछ। लेकिन ओलंपिक समिति ने जब इनको बुला करके पूछा तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली। ऐसा भी कहा गया कि शायद दबाव में आकर के देशों के, उस चीन के दबाव में आकर के ये ठीक से बात नहीं भी बता पा रही होंगी, ऐसी भी कोई भी बात हो सकती है। तो इस तरह के जो मानवाधिकार हनन के मुद्दे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ मुद्दे हैं, ये सभी मिला करके चीन के खिलाफ ऐसे कदम उठाने के लिए
प्रेरित करते हैं और ऐसा ही बताया गया। तो सवाल है कि प्रतिक्रिया क्या हुई। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काफ़ी हद तक इसको समर्थन दिया गया, इस प्रतिक्रिया का, यूएस ने ऐसा किया है। लेकिन रिपब्लिक पार्टी चूंकि अपोजिशन होता है, उसका काम ही है विरोध करना, उनकी तरफ से दिखा भी। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है जो अमेरिका की तरफ से, चूंकि खिलाड़ियों पर रोक नहीं लगाई गई है, खिलाड़ी जा सकते हैं, ऐसे में राष्ट्रों के बीच शत्रुता बीजिंग में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए कुछ असहज क्षण ला सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। हालांकि कोई प्रमुख प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि नियत समय के अनुसार वहां जाना है, खेलों में भाग लेना है, आयोजनों में, तो ठीक है, देखेंगे उसके बाद। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनके क्या पक्ष निकल करके आ रहे हैं, जैसे अमेरिकी आइस डांसर हैं इवान बेट्स, उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन को जो चीन में किए जा रहे हैं उनके खिलाफ खुलकर प्रतिक्रिया दी। लेकिन जब ऐसा पूछा गया कि क्या आप बाइकआउट करेंगे, तो नहीं, बहुत सारे खिलाड़ियों का मानना है कि नहीं, उनका करियर चूँकि महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में वे खेलों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी खेलों को गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की सलाह दी है और ऐसी बात कही है। ठीक है, तो बहिष्कार के जो मुद्दे हैं, क्या पहले ऐसी कोई बहिष्कार की घटनाएं हुई हैं जिसने कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा हो, किसी देश की विदेश नीति पर प्रभाव डाला हो, या उसने अपनी विदेश नीति बदल दी हो ऐसे दबावों से? तो 2014 में रूस में आयोजित होने वाला सोची ओलंपिक, जब बराक ओबामा और तब के वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन और मिशेल ओबामा ने इसके राजनयिक बाइकआउट की बात कही थी, खास तौर से रूस के द्वारा एडवर्ड स्नोडेन नाम के एक व्यक्ति को शरण दिए जाने को लेकर, जिस पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी के ऊपर जांच के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा रूस के द्वारा समलैंगिकों के मुद्दों को दबाए जाने को लेकर के आरोप लगाए गए थे। तो एक घटना ये दिखाई देती है। उसके पहले जो बहुत बड़ी घटना का हमने जिक्र किया था 1980 का, तो ये समय शीत युद्ध का समय था, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर एक साल पहले आक्रमण शुरू कर दिया था। इसके विरोध में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस ओलंपिक खेलों का विरोध किया और विरोध के चलते लगभग 60 देशों ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। ये ऐसा समय था जब सभी देश लगभग घरों पर बैठे हुए थे, सारे खिलाड़ी घरों में बैठे हुए थे, जिसका बहुत बड़ा असर खिलाड़ियों पर और उस खेलों पर पड़ा। खासकर उसकी विदेश नीति पर तो प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद 1989 तक रूस ने वहाँ सेना बनाए रखी, लेकिन उसका जो बड़ा प्रभाव पड़ा वह वहाँ के खिलाड़ियों पर पड़ा, एथलीट्स पर पड़ा, जिनका करियर, जिन्होंने एक लंबे समय तक अपने करियर को बनाए रखा और इसी चीज़ के लिए प्रशिक्षण लेते रहे कि एक दिन ओलंपिक आयोजित होगा और वो उसमें भाग लेंगे। तो ऐसे में उनकी नाराज़गी जाहिर थी। अब एक कदम जब ये हुआ 1980 का, तब इसकी प्रतिक्रिया में जब अगला ओलंपिक 1984 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ, तो रूस ने कई देशों को लेकर के इसके विरोध में इसका बाइकआउट किया। लगभग 12 से अधिक देशों के साथ रूस ने भी ऐसे ही कुछ कारण बता दिए कि भाई सुरक्षा संबंधी हमें भी दिक्कतें हैं। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। 1976 में लगभग 30 दक्षिण अफ्रीकी देशों ने भी इसका बाइकआउट किया था, इस आधार पर कि न्यूजीलैंड की एक टीम ने रंगभेदी कुछ टिप्पणियां कर दी। ऐसे में खेलों का बहिष्कार हम लगातार देखने को हमें मिल रहा है। एक ऐसे ही बहिष्कार की घटना तब देखी जाती है, मतलब ऐसे सवाल उठे थे कि क्या 1936 में जब नाजी जर्मनी में ऐसा आयोजन किया गया था, क्या उसका बहिष्कार नहीं हुआ था? नहीं, ऐसी खबरें हैं कि उसका भी बहिष्कार हुआ था, लेकिन दबाव ओलंपिक समिति और कई चीज़ों का इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर टीमें खेलने गई थी और हमने खेल देखे भी। कुछ तस्वीरें भी हैं जो इन ओलंपिक्स को दिखाती हैं नाजी जर्मनी की या उस समय की। और इस मैप में भी आप 1976 के दौरान जो अफ्रीकी देशों का विरोध था, कौन से देश थे, उनको देख सकते हैं। 1980 के दौरान यूएस के समर्थन वाले देशों को देख सकते हैं। 1984 का जब विरोध हुआ तो रशिया के समर्थन वाले, यूएसएसआर के समर्थन वाले देशों को देख सकते हैं। हालांकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने 1976 से लेकर 1980 तक इन खेलों में पार्टिसिपेट किया था, ऐसा हमें दिखता है कई सारे स्रोतों में। ठीक, अब बात करें कि इसका प्रभाव क्या है। तो जैसा डिस्कस किया कि मॉस्को खेलों की अगर हम बात करें 1980 वालों की ही, तो उसके बहिष्कार का सोवियत विदेश नीति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। सेनाएं उसी तरह बनी रहीं।
लेकिन इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा एथलीट्स पर पड़ा, उनके करियर पर पड़ा। कई सारे एथलीट्स ऐसे थे जिनका वो आखिरी मौका रहा होगा खेलने का, तो वे ओलंपिक में कभी उनका जो जाने का सपना रहा होगा उस पर प्रभाव पड़ा। तो ऐसा माना जाने लगा है अब व्यापक रूप से कि ऐसे बहिष्कारों का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, या एक तरह से ये जो बहिष्कार हैं ये अप्रभावी रहते हैं। किस संदर्भ में? देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने के संदर्भ में। तो फिर निष्कर्ष क्या हो सकता है? एक जो मुद्दा दिखता है कि विदेश नीति को उपयोग करना खेलों के विरोध में एक बड़ी खेल भावना के विपरीत दिखाई देता है। विदेश नीति का उपयोग खेलों के विरोध में, खेल वर्सेस विदेश नीति दिखता है। अगला, बहिष्कार से नीति में बदलाव नहीं हो रहे हैं, ये एक समझने वाली बात है, या फिर बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिल रहे। इसके अलावा प्रतिशोध का एक जोखिम बना हुआ ही है। मान लीजिए एक देश आज विरोध करता है तो उसके प्रतिशोध में दूसरा देश भी अगले ओलंपिक खेलों में यदि उस देश में आयोजन होना है तो उसका विरोध करेगा। जैसा अभी हमें चीन के कई सारे न्यूज़पेपर में देखने को भी मिल रहा है कि वे लॉस एंजलिस में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने हैं 2028 में, उसका विरोध करने का अभी से आह्वान शुरू हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि अगर अभी ये विरोध कर रहे हैं तो हम भी विरोध करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान है वह है खिलाड़ियों को और खेल के जरिए एकता की भावना को। खिलाड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखना। खिलाड़ी चूंकि किसी भी देश के लिए एक बड़ा सकारात्मक हम कहें रिप्रेजेंटेटिव होता है दूसरे देशों में, एकता को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए, उस देश के अंतर्गत भी खेलों को प्रोत्साहित करने से बहुत सारे जो युवा वर्ग है उसको एक दिशा मिल सकती है, उनके स्वास्थ्य पर अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो खेल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में विदेश नीतियों के टूल के रूप में इस्तेमाल करना बहुत सही उपाय नहीं माना जाएगा, खासकर विरोध प्रदर्शन के लिए। तो ऐसे में एक समन्वित नीति को अपनाए जाने की ज़रूरत है। देखना होगा कि कैसे उसका प्रभाव खिलाड़ियों पर ना पड़े। हालांकि इस बार यूएस ने जो विरोध किया है उसमें केवल राजनयिक प्रभाव है, पूर्ण रूप से उन्होंने विरोध नहीं किया जहां उन्होंने खिलाड़ियों को बाधित किया हो। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न बने तो अब आप उसका उत्तर देने की स्थिति में होंगे, एक संतुलित उत्तर दे पाएंगे। सवाल देख लेते हैं। खेलों के जरिए देशों को प्रभावित करने की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहां तक सफल हुई है? बीजिंग ओलंपिक 2022 के बहिष्कार के मद्देनजर विचार कीजिए। तो आप कुछ उदाहरणों के साथ 250 शब्दों में इस उत्तर को फ्रेम कर सकते हैं और एक निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण सवाल के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।